तो बच्चों हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना था, रिफ्लेक्शन पूरा हो चुका था। रिफ्रैक्शन, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रिफ्रैक्शन में कि मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा मैं डिफरेंटली करूँगा, तो आप देखिएगा। रिफ्रैक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from one medium to another, then ध्यान दो, when a ray of light enters from one medium to another, then क्या होता है? Then number one, speed changes. Number two, lambda changes, wavelength change होता है. Number three, direction changes, deviate होती है, डायरेक्शन, है ना? हाँ, स्पीड चेंजेज, लैम्डा चेंजेज, डायरेक्शन चेंजेज. एक मिनट, हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? When a ray of light enters from one medium to another medium, then speed changes, lambda changes, direction changes, and fourth, क्या हो गया? न्यू अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है साहब, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना? तो स्पीड चेंज होती है, लैम्डा चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना? दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, और स्पीड के साथ साथ क्या चेंज होगी? उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी लैम्डा चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और जो है न्यू अनचेंज रहेगी. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए. चलिए आगे. अब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे दो तरह से. तो एक तो हम रेयर टू डेंसर मीडियम करेंगे. तो देखो, रिफ्रैक्शन तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेयर टू डेंसर मीडियम. आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए. रेयर टू डेंसर मीडियम की बात करेंगे. तो देखिए, रेयर टू डेंसर मीडियम, मैं डायग्राम बना रहा हूँ. रिफ्लेक्शन का क्या होगा कि यहाँ मान लो एयर है, यहाँ मान लो वाटर है या ग्लास है ना? डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है. लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल. तो आप देखो, यहां से लाइट आ रही है. जब ये लाइट आएगी बेटा तो क्या होगा? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो इट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज आर, दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखो क्या क्या होता है यहाँ पर, क्या क्या होता है. यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर लैम्डा 1 है, यहाँ पर लैम्डा 2 है. न्यू1 और न्यू2 तो बराबर ही है, तो न्यू तो आपका सेम ही रहेगा, इसलिए न्यू पर हम बात करेंगे ही, है ना? आपका जो r है इट इज लेस देन i. ये आपका जो है ना, इसका जो है मस्ट है ये. अब आप यहां से बात करें कि जब ऐसा होगा तो क्या क्या होगा. सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि आपका v2 जो है इट विल बी लेस देन v1. नंबर 2, आपका लैम्डा 2 जो है इट विल बी लेस देन लैम्डा 1, है ना? और आपका जो
आर है इट विल बी लेस देन आई। अब यहां पर हम आपको एक लॉ पढ़ाएंगे जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को मैं दो तरह से लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसकी मोस्ट सिंपल फॉर्म लिख रहा हूं, और पता है मैं क्या लिखूंगा, म्यू 1 to 2, म्यू 1 to 2, म्यू 1 to 2। ये म्यू 1 to 2 को पता है हम क्या बोलते हैं? म्यू 1 to 2 को हम बोलते हैं v1 अपॉन v2 इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये क्या होता है ये भी अब आप थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आएगा आपका, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखो म्यू 1 साइन आई इट इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये बात हुआ। अभी हम जिस रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो अभी हमारा मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 डेंसर है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा म्यू 1 2, इसको मैं अभी बोलूँगा म्यू, अभी मैं बोलूँगा म्यू रेयर टू डेंसर। जब मैं म्यू रेयर टू डेंसर बोलूँगा तो आपको पता है साइन आई ग्रेटर है और साइन आर स्मॉलर है, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। हमेशा हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, म्यू रेयर टू डेंसर को पता है हम और भी अच्छी तरह से बोलेंगे। तो मैं एक बार इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, म्यू रेयर टू डेंसर इट इज इक्वल टू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर होता है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, राइट। चलिए ये आपका रेयर टू डेंसर हुआ। अब हम जरा इससे उल्टी बात करते हैं। अगर ये डेंसर टू रेयर होता तो कुछ नहीं, सब उल्टा हो जाता और कोई जोरदार तीर मारने वाली बात नहीं थी, कोई तीर मारने वाली बात नहीं थी। ये आप यहाँ पर जो है ना, ये ध्यान दो, ये वाली जो जगह है इस जगह पे यहाँ पे आप ग्रेटर देन 1 रख दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, डेंसर से रेयर, मतलब सॉरी रेयर से डेंसर हो गया है। अब हम बात करेंगे डेंसर से रेयर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसकी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। मान लो यहां पर है ना, जो ऊपर डेंसर मीडियम है ये आपका, यहाँ पर मान लो वाटर है, या यहाँ पे मान लो स्पिरिट है या एल्कोहल है, यहाँ पे एयर है, राइट। अब आप देखो, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग टू द रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर 1, सो दिस विल गो अवे फ्रॉम दी, ऐसा ऑब्जर्व होता है, राइट। आर इज ग्रेटर देन आई, है ना। अब देखिए आपका जब डेंसर टू रेयर हुआ था क्या क्या चीजें होंगी। आपका V2 लेस देन V1 होगा, नहीं सॉरी V2 ग्रेटर देन V1 होगा, V2 ग्रेटर देन V1 होगा, लैम्डा ग्रेड 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 होगा। न्यू 1 की बात तो करने की जरूरत ही नहीं, न्यू बराबर न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 होगा। ये कभी चेंज होती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, है ना। और R इज ग्रेटर देन I होगा। आपका जो लॉ है वो वैसा का वैसा रहेगा, स्नेल्स लॉ, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, है ना। स्नेल्स लॉ ऐसा कैसा रहेगा, म्यू 1 to 2। अब म्यू 1 to 2 इस बार आपका डेंसर टू रेयर है, ये ध्यान रखो आप। पहले जो 1 रेयर था 2 डेंसर था, अब 1 डेंसर है, रेयर है ना। आपका फॉर्मूला सारा वह का वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 रहेगा, आपका साइन आई अपॉन साइन आर रहेगा, और इट विल बी लेस देन 1 रहेगा। ये बात तो होगी, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और फिर वापस रिफ्रैक्शन पर लौटेंगे हम। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ पूरा का पूरा। शुड आई रब इट? यस। तो देखिए, मतलब मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम 2 स्टेज में बात करेंगे। नंबर 1 मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ध्यान दीजिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। सेम होता है ये, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, एक ही बात है। केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ सिंगल मटेरियल, दो मटेरियल नहीं है। जब रिलेटिव की बात करेंगे तो हम दो मटेरियल की बात करेंगे। तो देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन मटेरियल। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। C अपॉन V होता है, C अपॉन V होता है। कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸। एक्चुअल में ये क्या होता है? C अपॉन V है, C अपॉन V वाटर, माने पानी के अंदर जो है ना लाइट की स्पीड। तो 3 अपॉन 2.25 इट इज 4/3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है, करेक्ट। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जनरल ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, यानी कि 3/2 होता है। इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि हमारे कंसीडरेशन में केवल दो चीज आई, एक तो वैक्यूम और एक मटेरियल। ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे कंसीडरेशन में दो चीज आई, एक तो क्या आया? वैक्यूम, और एक क्या आया? मटेरियल आया, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव में क्या होगा कि हमारे सामने दो मटेरियल होंगे, दो मटेरियल, एक का रिलेटिव दूसरे का। तो पता है क्या करेंगे हम? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू विथ रेस्पेक्ट टू टू, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एक्चुअली इसका मतलब क्या है? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, लाइट है ना, रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम 1, है ना, एंड एंटरिंग टू 2, एंड एंटरिंग टू 2। ये इंपॉर्टेंट है। रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम 1 एंड एंटरिंग टू 2। एक से आ रही है, 2 में एंट्री कर रही है ना, ये रे ऑफ लाइट है। तो ये 1 से 2 में आएगी, है ना। इसको पता है हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। यानी अब आप रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझिए थोड़ा सा। 1 से 2, इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट, यहां पे रेस्पेक्ट बोलेंगे, है ना। अब पता है आप वो क्या करेंगे? इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2। इसका मतलब रेस्पेक्ट वाली वेलोसिटी अपॉन ऑफ वाली वेलोसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखना, मैं दो बातें करूंगा यहां पे, और आप दोनों को देखना अलग अलग, है ना। सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहली बात देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम पता है कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे म्यू वाटर टू ग्लास, म्यू वाटर टू ग्लास, है ना। तो वाटर टू ग्लास, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट गोइंग वाटर टू ग्लास, ये इंपॉर्टेंट है बस, है ना।
अब इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। नहीं सॉरी, उल्टा लिख गया मैं, उल्टा लिख गया। वेलोसिटी को आप लिखिए यहाँ पे, वेलोसिटी को आप लिखिए, वेलोसिटी किसमें, वाटर की वेलोसिटी अपॉन ग्लास की वेलोसिटी, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, है ना। इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम म्यू ऑफ अपॉन म्यू रेस्पेक्ट। ये म्यू का उल्टा होता है ये, ठीक है। आप ध्यान दो, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको हम बोलेंगे म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। अब देखो, आपको इन दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितनी बताई थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 की पावर 18, वो 8। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बताया था 2 इंटू 10 की पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/8। एक दूसरा तरीका म्यू ऑफ ग्लास, अभी थोड़ी देर पहले आपको म्यू ऑफ ग्लास क्या बताया था, 3/2 बताया था, और म्यू ऑफ वाटर क्या बताया था, 4/3 बताया था। कैलकुलेट करना तो ये 9/8 ही आएगा, है ना। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, राइट। अगर इसका उल्टा कर दे, तो इसका उल्टा कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास आएगा। तो ये बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आएगा, है ना। क्या आएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास टू वाटर आएगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जो रेस्पेक्ट है वो मटेरियल 1 है, ऑफ जो है वो मटेरियल 2 है ना। मटेरियल 1 यानी लाइट आएगी मटेरियल 1 से, एंट्री करेगी मटेरियल 2 में। तो जो मटेरियल 1 है, जहां से लाइट जहां से लाइट आ रही है और मटेरियल 2 में जा रही है, मटेरियल 2 को हम ऑफ कहेंगे, मटेरियल 1 को हम रेस्पेक्ट कहेंगे, राइट। तो क्या आ गया ये आपका 8/9 आ जाएगा। ये आपका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, राइट। अब मैं बात करूंगा थोड़ी देर के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन पर। देखिए, अभी मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था, मैं आपको जो है ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा था। सब बस रिफ्रैक्शन में 2 लॉ हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, ये आपका वही लॉ है जो रिफ्लेक्शन वाला है, वो रिफ्रैक्शन में भी है। और दूसरा आपका स्नेल्स लॉ है। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहला लॉ तो वही है आपका, आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, बी इन सेम प्लेन, ये लॉ तो है ही है, ये लॉ तो है, राइट। अब हम बात करेंगे अगले लॉ की। तो देखिए दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ आपका स्नेल्स लॉ है, उसको मैं आज वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। अभी देखो, मैंने स्नेल्स लॉ को क्या लिखा था, स्नेल्स लॉ को मैंने लिखा था μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। आप बताइए μ1 क्या है, μ1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1, μ2 इज व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 2। इसको मैं पता है कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा μ1, देखना साइन आई को मैं लिखूंगा आई कैप क्रॉस एन कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। μ1 आई कैप क्रॉस एन कैप माइनस μ2 है ना, माइनस μ2 आर कैप क्रॉस एन कैप,
वेक्टर फॉर्म है जी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, म्यू टू एन कैप क्रॉस आर्क, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, आई कैप एन कैप तो ये आपकी यूनिट वेक्टर है। अब आई और एन के बीच में एंगल क्या होता है, आई और एन, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, तो साइन आई आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, कोई ऐसी जोरदार बात कही नहीं, राइट। चलिए, तो ये आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। अब हम ये जो रिफ्रैक्शन है ना, इसके बारे में एक बार मैं थोड़ा सा आपको जो है ना मल्टीपल रिफ्रैक्शन की बात बता दूं, और उसके बाद में फिर हम एपरेंट डेप्थ की बात करेंगे। पहले मैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ। मल्टीपल रिफ्रैक्शन यानी एक से ज़्यादा मटेरियल लाइन से लगे हुए, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। देखो, मल्टीपल रिफ्रैक्शन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग जरा चेक करेंगे। मल्टीपल रिफ्रैक्शन के डायग्राम को चेक करें आप। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ वैक्यूम है या हवा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो पानी है, फिर यहाँ पे मान लो ग्लिसरीन है, फिर यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पानी है, यहाँ ग्लिसरीन है, यहाँ ग्लास मान लो, ग्लास के बाद आप यहाँ मान लीजिए क्या है, अल्कोहल है, फिर मान लो यहाँ एयर है। तो देखिए क्या क्या हुआ, बहुत सारे हो सकते हैं, ये कैन बी मोर देन वन, है ना, कैन बी मोर देन, है ना। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अब आपको देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ये मटेरियल एयर, ये एयर है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एयर आ गई वापस, ये एयर वापस आ गई, है ना। अब आप थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, क्योंकि इतनी ज़्यादा जोरदार बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी समझेंगे चीज़ों को, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि घटना क्या घटित होने वाली है, घटना क्या घटित होने वाली है, उसे समझो। देखो इधर, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, राइट। फिर यहाँ से ये थोड़ा सा टर्न किधर हो गया, मतलब एक मिनट मैं इंसिडेंट रे बना रहा हूँ, एयर है यहाँ पे, एयर है, दिस इज एयर, है ना। मैं इंसिडेंट रे बना रहा हूँ, इंसिडेंट रे। फिर ये ऐसा हो गया, है ना। फिर ये यहाँ भी कुछ हो जाएगा, है ना, आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है ना। अगर डेंसर है तो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में लेकिन जो निकलेगी ना, वो एयर बिल्कुल, अगर एयर है तो एयर के पैरेलल वाली निकलेगी, एयर है तो एयर के पैरेलल निकलेगी, ये ध्यान रखना। हाँ जी, अगर इनिशियल एयर है, फाइनल एयर है, चाहे बीच में कुछ भी है, तो इनिशियल रे और फाइनल रे पैरेलल निकलेगी, सेम मटेरियल हो, सेम मटेरियल। पता है मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा म्यू एयर टू एयर। अब म्यू एयर टू एयर तो 1 होता है ना, म्यू एयर टू एयर तो 1 ही होगा, राइट। अब देखना इसके आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यू एयर टू एयर बोलने का मैं क्या क्या और कर रहा हूँ कार्यक्रम, आप जरा चेक करना। म्यू एयर टू एयर को कहते हैं वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन एयर। ये तो ऐसे ही बोलेंगे ये भी कोई बात है क्या? अब देखना मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इसको v1 अपॉन v1, मैं इसको करने वाला हूँ v2 अपॉन v2, मैं इसको करने वाला हूँ v3 अपॉन v3, है ना। 4 मटेरियल, 4 ले लो, 5 लो, 18 ले लो, 28 ले लो, 100 ले लो, कितने ले लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब देखना क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बेकार में बोर करूँगा आपको, है ना। हाँ देखो क्या करूँगा, बोर, आप समझ गए मैं क्या बोर करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, VA अपॉन V1 लिखूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ लिख दूंगा V1 अपॉन V2, फिर यहाँ लिख दूंगा V2 अपॉन V3, फिर यहाँ लिख दूंगा V3 अपॉन V4, फिर यहाँ लिख दूंगा V4 अपॉन VA। देखना जरा क्या हुआ, म्यू एयर टू 1 इंटू म्यू 1 टू 2 इंटू म्यू 2 टू 3 इंटू म्यू 3 टू 4 इंटू म्यू 4 टू A। 1 नहीं आएगा, अगर सेम मटेरियल है लास्ट में तो 1 आएगा,
सेम मटेरियल ग्लास में बनाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको जिसके अंदर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार बदलता रहेगा। बहुत सारे इनफाइनाइट दे देंगे वो, ठीक है। अब आपको इनिशियल और फाइनल पूछेंगे, वो बीच में बहुत सारे दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बीच वाले जितने मटेरियल हैं सबको इग्नोर करना है और आपको आंसर केवल लास्ट और फर्स्ट में देना है। जैसे आप देखो, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में एक सवाल आता है जिसमें वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन देते हैं आपको, और आपको इनिशियल और फाइनल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बीच वाले आपको वेरिएबल हैं, उनकी कोई वेरिएबिलिटी दे रखी होगी, है ना, उनकी कोई वेरिएबिलिटी दे रखी होगी। कोई हो सकता है रिलेशन भी दे देवे, हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फंक्शन भी दे देवे। आपको कोई मतलब नहीं है जी। आप तो क्या करना, अपनी नज़रें फर्स्ट वाले पे रखना, लास्ट वाले पे रखना। बीच में क्या हो रहा है, बीच में जो है ना कार्यक्रम, चाहे जो मर्जी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट वाले से मतलब है। अब अगर मान लो आपका यहाँ पर वाटर है और लास्ट वाला आपका ग्लास है सपोज, है ना। अब आपका एक बार वाटर रखा, लास्ट वाला ग्लास रखा। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर में और ग्लास में पता है क्या किया आपने यहाँ पे कुछ बीच में कुछ रख दिया, बीच में कुछ रख दिया, बीच में कुछ रख दिया, बीच में कुछ रख दिया। कितने रखो, खूब सारे रखो, इनफाइनाइट रख लो, हमें कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना, सिंपल यहाँ पे लो लगाना है, यहाँ पे लो लगाना है। इसको आपको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, बीच वालों के नमस्ते कर देंगे, क्योंकि वो सब कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे। वो जहाँ भी रे कहीं भी जाए आए, आपको लेना देना नहीं, आपको लेना देना नहीं, ठीक है। तो बस आप तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना फर्स्ट एंड लास्ट पर। क्या है फार्मूला, फार्मूला है स्नेल्स लॉ, वो हमेशा लगेगा, कभी भी ये लॉ फेल नहीं होगा। साइन आई म्यूटो साइन आर, ये हमेशा अप्लाई होगा ही होगा, राइट। चलिए, तो ये आपका जो है ना वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको, अगर मान लीजिए मटेरियल बहुत सारे वेरिएबल की हो रही है, तो आपको जहाँ पर उन्होंने लास्ट में पूछा है उस जगह पे लेना है। कभी कभी वो बीच में पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं वो कि आपको एक पोजीशन दी और एक दूसरी पोजीशन दी, और यहाँ से आपकी डिस्टेंस दे दी x, और फिर पता है क्या करेंगे, यहाँ पे आपको म्यू का कोई फंक्शन दे देंगे 1 + x², राइट। अब आपको है ना, यहाँ पे आपको उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, वो कहेंगे कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट x = 0.75 मीटर। आप निकालिए, निकाल लोगे ना, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आपको रिफ्रैक्टिव, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो आराम से। चलिए, अब देखिए हम बात करेंगे अपरेंट डेप्थ है ना, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ एक्चुअल में क्या होता है, आपका बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप आज ही कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन आज कर सकते हो। कैसे, आप क्या करो, एक खाली बाल्टी देख लो, खाली बाल्टी लो एक बार, बुकेट जिसमें पानी बिल्कुल ना भरा हो, एकदम खाली हो, उसको देख लो, अच्छी तरह देख लेना, बढ़िया से देख लेना। देख लिया, देख लेना, खाली बाल्टी जाकर के देख लो, ठीक है। सब बच्चों ने खाली बाल्टी देख ली। अब आप उस बाल्टी में पानी भर के देखो, आपको लगेगा कि पानी भरने के बाद बाल्टी छोटी हो गई है, जब ये सच में छोटी नहीं हुई है, आपकी केवल डेप्थ शिफ्ट हुई है और कुछ नहीं हुआ है। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये आपका जो है ना बुकेट मान लो, अब आपकी जब खाली थी तो आपकी पूरी डेप्थ नजर आ रही थी आपको, यहाँ पे एक सिक्का पड़ा था, आपको नजर आ रहा था कि भाई यहाँ पर है। अब क्या किया आपने, इसमें पानी भर दिया, पानी भरते ही मामला सीरियस हो गया, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर से देख रहे हो, यू आर वेरी क्लोज टू द नॉर्मल। देखिए ये आपका है ना, तो आप बहुत क्लोज है नॉर्मल से, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से एक रे आई, यहाँ से एक रे आई, मान लीजिए ये रे यहाँ आ गई, दिस इज द नॉर्मल एंड यू आर नॉट फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लिटिल डिस्टेंस तो हो लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आपकी नॉर्मल से। अब ये जो रे आई है, तो मैं कहूँगा कि दिस इज वाटर एंड दैट इज एयर। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, करेक्ट। ओके, अब आपकी आई जो है वो इसको ऑब्जर्व करेगी, यहाँ से ये थोड़ा सा आउट हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, राइट। यहाँ से एक नॉर्मल हम और ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ से इसको पीछे बढ़ाइए, इस रे को जो बाहर निकल गई है, पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ये आपको दिखाई देती है एक्चुअल में आपको रियल डेप्थ दिखाई देती ही नहीं है कभी। बाल्टी पानी के भर देते हो ना, उसके बाद में आपको सच्ची सच्ची बाल्टी की डेप्थ कभी दिखाई नहीं देती है, आपको वो यही डेप्थ दिखाई देती है ना। अब देखिए आप, मैं कहता हूं अगर मैं इसको x कह दूं, मैं इस डिस्टेंस को क्या कह दूं, x कह दूं, और इसको डेप्थ को पूरा को h कह दूं, एक्चुअल डेप्थ h है, और इसको क्या बोल दूं, इसको मैं कह दूं h डैश इज एपरेंट, h डैश इज एपरेंट। तो देखिए क्या होगा, क्या क्या घटना होने वाली है। आप देखो, ये आई है बेटा, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इसको x बोल दूंगा मैं यहाँ पे, है ना, ये आई है, तो मैं बोलूंगा टेंजेंट आई बराबर, टेंजेंट आई बराबर क्या बोलूंगा बताओ, x अपॉन h, दिस इज एक्चुअल h एंड दिस इज वेरी नियरली इक्वल टू साइन आई, दिस इज वेरी नियरली इक्वल टू साइन आई, करेक्ट। एंड टेंजेंट r, टेंजेंट r is what, टेंजेंट r, this is r, so tangent r is what, tangent r is x upon h dash, this is nearly equal to sin r, sin r। ओके, तो आप देखिए, अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, मैं डिवाइड कर रहा हूं, आप कहेंगे साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा बताओ, हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर आएगा एच डैश अपॉन एच। व्हाट इज साइन आई अपॉन साइन आर, वाटर से एयर में आ रहा है, वाटर से एयर में आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे मैं हम म्यू वाटर टू एयर, म्यू वाटर टू एयर, इसको हम कहेंगे 1 अपॉन म्यू एयर टू वाटर। जो एयर होता है ना, उसको हम जनरली वैक्यूम मानते हैं, एयर को जनरली हम इक्विवेलेंट टू वैक्यूम लेते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट एब्सोल्यूट बोल देते हैं, वाटर बोल देते हैं। अब देखिए आप, एच डैश कितना आया, एच डैश आ गया एच अपॉन म्यू वाटर, इसे कहते हैं एपरेंट डेप्थ। एच डैश में म्यू वाटर का भाग है, म्यू वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना, म्यू वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। इसको एपरेंट थिकनेस भी बोल सकते हैं, है ना, हाँ, तो इट इज एपरेंट डेप्थ और एपरेंट थिकनेस, एपरेंट थिकनेस भी बोल सकते हो आप, एपरेंट थिकनेस भी बोल सकते हो आप। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो, एपरेंट थिकनेस, जैसे मान लो यहां पर आपके पास एक मटेरियल है, क्या है बताओ, क्या है, ग्लास है मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसकी थिकनेस T1 है। फिर आपके पास में एक दूसरा मटेरियल है, वो क्या है, वो मान लो क्राउन ग्लास है, डेट इज μ2, कुछ भी है जी। यहाँ पे तीसरा मटेरियल है, डेट इज T3, थिकनेस है, और μ3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, करेक्ट। अब आप बताओ कि इनकी टोटल थिकनेस कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तो एक्चुअल है, ये तो एक्चुअल है, ये वास्तव में आपको दिखाई कितनी देगी। अब मैं बताता हूँ इसकी एपरेंट थिकनेस क्या आएगी, तीनों मटेरियल की मिला करके, 4 होते तो 4 ले लेते हम, 5 होते तो 5 ले लेते, है ना। तो देखो एक्चुअल थिकनेस, तीनों स्लैब्स की मिलाकर एक्चुअल थिकनेस कितनी होती है, एक्चुअल थिकनेस होती T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तो एक्चुअल हो गई, रियल हो गई।
अब देखो आपकी एपरेंट थिकनेस कितनी आएगी, तीनों की मिलाकर के एपरेंट आएगी एक साथ, तो आएगी T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 एंड T3 अपॉन, ये आपकी एपरेंट थिकनेस आएगी तीनों का मिला मिलू करके फाइनल, ठीक है ना। ज्यादा होता तो ज्यादा जाता है ना। चेंज कितना आया, चेंज इसको कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। अगर आपने चेंज निकाला डेल्टा, है ना, तो डेल्टा कहेंगे एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं इसको, शिफ्ट, है ना। अब ये एपरेंट शिफ्ट जो है ना वो कुछ नहीं होता, एक्चुअल माइनस एपरेंट शिफ्ट, कुछ नहीं होता, एक्चुअल माइनस, हाँ समझ जाओ आप, एपरेंट शिफ्ट कुछ नहीं, एक्चुअल माइनस एपरेंट, तो दैट इज एपरेंट शिफ्ट। ऐसा हमेशा होगा, आप निकालने के लिए बहुत सारे सवाल हैं आपके पास में, वो आप देख सकते हो, राइट। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक मिरर है, प्लेन मिरर, एंड यू आर स्टैंडिंग at some distance from a plane mirror, right? Suppose this is a plane mirror and object is here, object is here is object, right? तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर में कितना अंदर बनेगी, प्लेन मिरर में उतना ही अंदर बनेगी जितना डिस्टेंस है ना। ये कितना दूर है, ये मान लो आपका d डिस्टेंस पर है, तो आपकी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, d डिस्टेंस पर ही बनेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। साइज उतनी की उतनी रहेगी, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अब देखो क्या, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक ग्लास की शीट हम बीच में लगा दे रहे हैं, कहीं ये लो जी यहाँ लगा दी, यहाँ पे ग्लास की शीट लगा दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसकी थिकनेस टी है, थिकनेस टी। अब क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ, पहले यहां सारा का सारा एयर था, पहले यहां सारा का सारा एयर था, अब क्या होगा, ग्लास भी आ गया, तो ये ग्लास अपना असर दिखाएगा, ग्लास अपना असर दिखाएगा, ग्लास अपना इफेक्ट दिखाएगा। कैसे दिखाएगा ग्लास अपना इफेक्ट, मैं बताता हूँ, 1 मिनट के अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी बात। मान लीजिए यहां से जब ये ग्लास नहीं था तो आपकी रे ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाकर के ऐसे होती थी, वो वहीं आगे मिल जाती थी। तो जब ग्लास नहीं था, मैं अलग पेन से बना रहा हूं, जब ग्लास नहीं था, है ना, तब का रे डायग्राम, फिर ग्लास होगा तब का रे डायग्राम। तो दिस इज नो ग्लास, तो आपकी रे उधर रिफ्लेक्ट होगी तो वो वहां जाकर के मिल जाती थी, राइट। ये तब था जब ग्लास नहीं था, वहां पे ग्लास नहीं था। अब ग्लास हो जाएगा जब वहां पे, तो क्या हालात होंगे, तो देखिए हालात बिल्कुल अजीब हो जाएंगे। क्या होगा, यहां पर आपका ये रे आई ना, अब इस रे का हाल बिगड़ेगा, रे का हाल खराब होगा। देखो क्या होगा, रे के साथ क्या घटना घटित होगी, रे यहां से रिफ्रैक्ट होगी, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। बताइए रेयर टू डेंसर होगा तो क्या होगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि ये जो रे पहले ऐसे सीधी चली जा रही थी, अब यूं जाएगी, अब यूं जाएगी। फिर क्या होगा, आगे फिर पैरेलल हो जाएगी, आगे फिर पैरेलल हो जाएगी, यानी कि आगे ऐसे हो जाएगी। अब देखो ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये दोनों रे पैरेलल, लेकिन अब पता है घटना क्या घटित होने वाली है, घटना ये घटित होने वाली है कि ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि अब आपकी रे इधर गई रिफ्लेक्शन के बाद में, अब रिफ्लेक्शन के बाद में रे इधर गई तो आपका जो ये इमेज है ये थोड़ा सा पहले आ जाएगा। सवाल ये उठता है ये इमेज कितना पहले बनेगी, ये तो पता लग गया कि इमेज पहले बनेगी, कितना पहले बनेगी जी, मैं बताऊं कितना पहले बनेगी, इतना पहले बनेगी, डेल्टा टी बराबर, डेल्टा टी इज एपरेंट शिफ्ट, डेल्टा टी इज एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट कितना होगा बताओ,
देखो एपरेंट शिफ्ट कितना होगा, एपरेंट शिफ्ट होगा एक्चुअल माइनस एक्चुअल कितना टी, एपरेंट कितना टी अपॉन म्यू, तो आपका ये चीज चेंज आएगा, इतना पास में बन जाएगी इमेज, इमेज इतना पास में बन जाएगी, इधर इतना पास आ जाएगी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके काफ़ी सारे, वो सब हम करेंगे। फिलहाल ये जो एपरेंट डेप्थ है इसके ले करके मैं कुछ कैलकुलेशंस करना चाह रहा हूँ, तो वो कैलकुलेशंस आपको मैं बता देता हूँ, है ना। और वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं। देखिए एपरेंट डेप्थ के बारे में हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लेक है, लेक जानते हो ना, लेक, पानी 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 पानी, देखो जी पानी होता है लेक में तो आजकल, है ना। हाँ पानी देख लो, सभी बच्चे लेक के पानी को देखें, सभी बच्चे लेक के अंदर पानी को देखें। पानी के अंदर एक फिश होती है, फिश, फिश जानते हो ना, फिश, ये यहाँ पे फिश की आंख होती है, आंख तो होती है हर जानवर की होती है। ये मान लो कि डेप्थ इसकी एच है, नहीं डेप्थ इसकी, फिश की डेप्थ को क्या माने, फिश की डेप्थ को आप क्या मानोगे, एक्स फिश मान लो, एक्स फिश मान लो, फिश की डेप्थ को एक्स फिश मान लो, करेक्ट करेक्ट, ओके। अब देखना जरा, यहां पर एक बर्ड मान लेता हूं मैं, एक बर्ड है यहाँ पे, BIRD बर्ड, BIRD बर्ड, ठीक है, बर्ड की पोजीशन को मैं एक्स बर्ड मान लेता हूं। अब मैं आपको यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं और आप देखना, है ना। पता है मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड फिश को देख रहा है पानी के अंदर, तो क्या होगी पोजीशन ऑफ द फिश एज सीन बाय बर्ड। देखिए मैं बताता हूं, क्योंकि बर्ड हवा में है तो हवा वाली जो डिस्टेंस है वो एज सच रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो हवा वाली डिस्टेंस एज सच रहेगी, तो दैट इज एक्स बी प्लस एक्स फिश अपॉन म्यू, ये आपका बर्ड का आएगा म्यू वाटर, करेक्ट, ओके। अब देखिए इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, एक्स फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो ये एक्स बी प्लस एक्स फिश अपॉन म्यू वाटर आएगा। अब मैं पता है इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या क्या बोल दूंगा, आप देखना इसको बहुत मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा कि वाह क्या क्या बोल दिया, है ना। अगर मान लो फिश भी चले बर्ड भी चले, अगर मान लो फिश भी चले बर्ड भी चले अपनी अपनी स्टाइल से, तो वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड विल बी वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश अपॉन म्यू वाटर, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। एक्सीलरेशन होता तो एक्सीलरेशन ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड इट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बर्ड, डिफरेंशिएट कर दिया जी। आप सोचो आपके पास पोजीशन का इक्वेशन है, पोजीशन को टाइम के साथ में रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, उसको करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसमें क्या बात है, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ फिश अपॉन म्यू वाटर, है ना, ये एक्सीलरेशन का आ गया। ये तो तब आया जब मैंने क्या किया, बताओ क्या किया, जब मैंने पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड ली। अब मैं अगर पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश ले लूं तो क्या हो, पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, फिश अगर बर्ड को देखे तो क्या करेगी, अब उसके पानी वाला जो पोजीशन है ना वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स फिश तो चुपचाप आएगा प्लस एक्स बर्ड जो ऊपर है डिवाइड बाई म्यू क्या आएगा, ये बात। अब पता है क्या आएगा, अब एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में आएगा,
यानी अब मामला अलग होगा, क्योंकि अब बर्ड वहां है, बर्ड वहां है, तो बर्ड इज ऑब्जेक्ट, नाउ बर्ड इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज व्यूअर, दिस इज ऑब्जर्वर, है ना। तो अब आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब आपका यहाँ पे आएगा 1/μ वाटर। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साहब, पूछो मत। 1/μ वाटर, और पता है क्या आएगा, ये आएगा x फिश प्लस म्यू वाटर इंटू x बर्ड। अब आपको अगर वेलोसिटी चाहिए तो कुछ नहीं, बस हो गया आपका काम। तो ये म्यू वाटर जो है ना, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप जो है ना, इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल हैं आप लोग कर सकते हो। वो जा रहा है उधर, वो नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, करते रहना यार, ये सब मस्ती है केवल, और कुछ नहीं है ना। तो दिस ऑल इज मस्ती, ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी प्लेन सरफेस, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, फिर बाकी कल कर लेंगे हम, है ना।